नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, आज आगे बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न फार्मेसी। सो मॉडर्न फार्मेसी कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का रिकैप, थोड़ा हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी डिस्कस किया था अर्ली ह्यूमन से, जब वो अनसिविलाइज था, उसके बाद सिविलाइजेशन हुई। इंडियन माइथोलॉजी का भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था, फिर सुमेरियन, बेबीलोनियन, चाइनीज़ एंड इजिप्ट, रोम, ग्रीक, यूरोप, पूरा हिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया। तब तक जब तक फार्मेसी मेडिसिन ये दोनों सेपरेट फील्ड नहीं बन जाती। यहाँ पर भी हमने देखा था सन 1240 में फ्रेडरिक II, जो कि जर्मन एम्परर थे, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया था फार्मेसी के बारे में, और उसमें 3 पॉइंट सजेस्ट किए थे, जो कि फार्मेसी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, इट शुड बी सुपरवाइज ऑफिशियली, एंड देयर शुड बी वन ओथ। जो भी फार्मेसी में काम करता है उसको ओथ लेके काम करना है। ऐसे उस मिडल एजिस में बहुत सारी फार्मेसीज़ बनने लगी थी, बहुत सारी शॉप्स बनने लगी थी। इसी के रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते होम्योपैथी भी अराइज हुआ था इसी टाइम में, मिडल एजिस में, एक एज अ कंटेम्प्रेरी बिलीफ, जो कि एक नया पूरा सोच था। और यूरोप में हमने देखा कि 1500 के आजू बाजू पैरासेल्सस नाम के अच्छे एक साइंटिस्ट हो गए, जिन्होंने 2 नए आइडियाज़ दिए, और हमने देखा था कि उसी के बेस पे आज की फार्मा इंडस्ट्री शुरू हुई। वो ये था कि डिसीज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है, और वो किसी केमिकल एजेंट से ट्रीट हो सकती है, और वैसे केमिकल एजेंट्स छोटी अमाउंट में किसी प्लांट्स में या उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और इसी के चलते आगे फार्मा फील्ड डेवलप हुआ। लेकिन इसके बाद जो मॉडर्न फार्मेसी शुरू हुई वो हम 2 हिस्सों में बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट यूके में हुआ और यूएसए में हुआ, और ये तकरीबन साथ साथ हुआ था। तो पहले देखते हैं कि यूरोप, मतलब उसमें ज़्यादातर यूके में अंग्रेज जहाँ पे थे। तो यूरोप में कैसे हुआ, सन 1617 में किंग जेम्स I, जिन्होंने इंग्लैंड में फार्मेसी या एपोथेकेरीज को एक रॉयल चार्टर का खिताब दिया, जिससे फार्मेसी अभी ग्रॉसरी शॉप से अलग हो गई। मतलब फार्मेसी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी शॉप, एनीबडी कैन नॉट सेल, सम ट्रेनिंग, सम नॉलेज, सम स्किल इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये ग्रॉसर्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका धंधा, उनका बिजनेस कम हो रहा था। उन्होंने बहुत रजिस्ट किया, लेकिन नहीं, किंग अड़े रहे, और इसी का नतीजा है कि आज फार्मेसी एज अ प्रोफेशन खड़ा है। और ऐसे चलते चलते नई नई फार्मेसी स्टोर्स खुलने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एपोथेकेरीज यूरोप में या वहाँ से आजू बाजू बनने लगे थे। तो 16वीं और 17वीं सेंचुरीज़ में इनकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि इनके एसोसिएशंस बनने लगे थे, जिन्हें तब कहा जाता था गिल्ड। तो गिल्ड ऑफ एपोथेकेरीज, वे गिल्ड ऑफ एपोथेकेरीज और मेडिकल सोसाइटीज़, इन 2 प्रोफेशंस ने मिलके एक अच्छा काम किया कि नहीं भाई, दवाइयाँ बनानी है तो कैसे बनानी है, उसका फॉर्मूला, उसकी क्वांटिटीज़ सब नोन होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ताकि कोई गलती नहीं करे। तो पूरे एरिया में कहीं पे भी कोई अगर कोई दवाई बनाता है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यहीं से आइडिया आया फार्माकोपिया का। तो फार्माकोपिया यहाँ से मिला हमें। देखिए दोस्तों, वैसे फार्माकोपिया बन गया था, उसका यूज़ भी होने लगा था, ये सबको रिकमेंड किया जाता था कि आप फार्माकोपिया से ही काम करें, उसमें जो लिखे प्रोसीजर्स, फार्मूला फॉलो करें, और जो टेस्टिंग दिए गए उसको भी ध्यान, लेकिन कंपलसरी नहीं था। तो कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलती थी लोगों को, और यही साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा कि नहीं, एफिकेसी के साथ हमें सेफ्टी भी चाहिए, ये ख्याल लोगों में आने लगा था। तब एक नया कंसेप्ट भी आया हॉस्पिटल्स का, सन 1751, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने शुरू कर दिया था अपना पहला हॉस्पिटल। और इस पहले हॉस्पिटल के पहले फार्मासिस्ट थे जोनाथन रॉबर्ट्स, जो ना सिर्फ फार्मासिस्ट थे बल्कि मेडिकल की भी प्रैक्टिस करते थे। आगे जाके वो बहुत फेमस पर्सन रह चुके हैं। तो ये सब चलता रहा अगले 200 सालों तक, जबकि एपोथेकेरीज एक्ट 1815 बन चुका था 1815 में। तब जाके फार्मेसी एज अ प्रोफेशन एग्जिस्टेंस में आया। अभी तक फार्मेसी एक टाइप का बिजनेस जैसा ही था, और फार्मासिस्ट की अपनी खुद की पहचान अभी बनी कि फार्मेसी ना सिर्फ दवाइयाँ बेचता है, पर वो जो एडवाइस देता है, जो कंसल्टेंसी, उसकी भी वो फीस ले सकता है। ये एपोथेकेरीज एक्ट 1850 में बताया गया था। इसी के चलते जो सोसाइटीज ऑफ एपोथेकेरीज थी, उनको थोड़ा एम्पावर किया गया, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो फार्मासिस्ट का काम करना चाहता है उनका बाकायदा एग्ज़ाम ली जाए, टेस्ट किया जाए, और उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद ही वो इसकी प्रैक्टिस कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए। तो ये जब चल रहा था, तब लंदन में सन 1841 में
वहाँ के जाने माने केमिस्ट जैकब बेल अपने कुछ साथियों से मिलके एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी फॉर्म की, जिसको उन्होंने नाम दिया फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो आगे जाके अभी की जानी मानी रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये हम जानते हैं। ये सोसाइटी का काम था नए लॉज, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन बनाना, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उस प्रोसीजर को कंट्रोल करना, और जो पॉइजन्स या जो दवाइयाँ, जो पोटेंट मेडिसिन थी जिनका सेल हो रहा था, उनको भी कंट्रोल करना। ये काम उन्होंने अच्छे से किया। और 1868 में फार्मेसी एक्ट बन गया था। फार्मेसी एक्ट में एक टर्म, एक नया शब्द आया था, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये वही लोग हैं जो दवाइयाँ रिपेयर करते हैं और डिस्पेंस करते हैं, और इनके लिए एक रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आगे बताया, कंपलसरी रखा गया था, जिसमें एग्जामिनेशन था, उसके बाद ट्रेनिंग और फिर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। वही लोग दवाइयों एपोथेकेरीज में काम कर सकते थे। कुछ लोग जो पहले से काम करते थे, जिनको इसका नॉलेज था अपनी पुरखों से, अपनी हेरिडिटरी से, लेकिन उनके लिए भी एग्ज़ाम कंपलसरी किया गया। ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं थी क्योंकि उनके पास वो आर्ट, वो स्किल था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको एग्ज़ाम देनी थी। तो ये तय रहा था। तो यहाँ तक हमने देखा कि यूके में कैसे डेवलप हुआ फार्मेसी और कैसे गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रही इसके डेवलपमेंट में। यूएसए की बात करें तो यूके के साथ साथ और यूरोप के साथ साथ यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे कि सबसे पहला रिटेल फार्मेसी शॉप जो यूएसए में शुरू किया क्रिस्टोफर मार्शल ने 1729 में, जो कि एक आयरिश इमिग्रेंट थे, और शॉप शुरू किया फिलाडेल्फिया में। इसी से इंस्पायर होकर फिलाडेल्फिया में एक सबसे पहला अनोखा शॉप शुरू हुआ था हॉस्पिटल में, जो कि सबसे पहला हॉस्पिटल फार्मेसी था सन 1752 में। मतलब यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा था, फार्मेसीज बन रही थी, उनका डेवलपमेंट चल रहा था। तो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस, उनकी सोसाइटीज़ भी बननी तय थी। तो यहाँ पर भी यूके की तरह एक सोसाइटी बनी कुछ साल बाद, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो कि आज का नाम अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। ये भी जानी मानी सोसाइटी है। इसने भी बहुत अच्छा रोल निभाया फार्मेसी के डेवलपमेंट में, और टेस्टिंग को कंपलसरी करने का जो जिम्मेदारी या जो श्रेय होता है वो इस APA को जाता है, जिन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया। अभी फार्मेसी स्टोर नए नए खुल रहे थे, एपोथेकेरीज खुल रही थी, अलग शब्दों में बोले तो हमें फार्मासिस्ट भी चाहिए। फार्मासिस्ट कैसे मिलेंगे? तो उनको ट्रेन करने का कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए। तो हमें फार्मास्यूटिकल एजुकेशन भी चाहिए था, लेकिन अभी तक वो ऐसा सिस्टम में था नहीं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर अल्बर्ट बी प्रेस्कॉट। डॉक्टर प्रेस्कॉट ने सबसे पहला फार्मेसी कोर्स लॉन्च किया मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सन 1868 में। इसमें पढ़ाई तो थी लेकिन ट्रेनिंग नहीं थी। बिना ट्रेनिंग के एक कोर्स था और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इससे नाराज़ होकर 1871 में होने वाला अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का कन्वेंशन में से उनको निकाल दिया, उनको आने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी हुई कि उनके इस आइडिया से क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, पर लोगों को भी पता चला कि हाँ, ऐसा कोई फार्मेसी का कोर्स हो सकता है जिनके लिए कुछ जो लेबोरेटरीज चाहिए, कुरिकुलम चाहिए, या फिर एक फुल टाइम कोर्स स्टूडेंट को कैसे इन्वॉल्व रखना है, वो आइडिया उन्होंने दिया था। और उसी आइडिया के चलते बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने वहाँ फार्मेसी का ऐसा कोर्स लॉन्च भी किया था। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग को कंपलसरी रखा था, जो कि डॉक्टर प्रेस्कॉट ने नहीं रखा था। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। अमेरिका में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को डेवलप करने में विलियम प्रॉक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसी के चलते उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी कहा जाता है। उनके पास एक एपोथेकेरी शॉप थी, वो टीचर, एडिटर और साइंटिस्ट रह चुके हैं। 20वीं सेंचुरी अब आ चुकी थी। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा था। बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में थी, उनको रेगुलेशन की ज़रूरत थी। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 1906 में बना। इसी टाइम प्योर फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था, जिसके चलते ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। और आगे चल के ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला था। FDA के नाम से जाना जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, जो ड्रग को मॉनिटर करता था, और उसका काम था टू मॉनिटर द ड्रग बिफोर इट इज़ मार्केटेड, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इवन आफ्टर द मार्केटिंग, एंड रिकॉल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर दवाइयाँ ख़राब होती है तो मार्केट से वापस लेने का भी ये ऑर्डर देते थे। 20वीं सेंचुरी जानी जाती है वर्ल्ड वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना फास्ट मॉडर्नाइजेशन शुरू हो चुका था, और जिसका एपिसेंटर था अमेरिका, यूएसए में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इन मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन का ज़माना चल रहा था। यहाँ पर मेडिकल एंड फार्मेसी दोनों में मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन हो रहा था, एडवांसमेंट हो रहा था। इसी का नतीजा था सन 1990 में इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम बन चुका था अमेरिका में, जिसका मतलब था कि अब प्रिस्क्रिप्शन लिखना, उसको सप्लाई करना, फिल करना, रिकॉर्ड रखना, सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक हो चुकी थी।
फॉर्ब्स मैगजीन ने ये रिपोर्ट दे दिया था, बीइंग अ फार्मासिस्ट इज़ द बेस्ट हेल्थ केयर जॉब, क्योंकि उसको पता था कि फार्मेसी की एवरेज सैलरी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत था, क्योंकि आप देखो ये बड़े नाम जो पहले छोटी कंपनियां हुआ करती थी, आज वो जायंट, किसी कंट्री से भी बड़ा इनका बजट और टर्नओवर होता है, इतनी बड़ी कंपनियां सी। फॉर्ब्स मैगजीन के ही एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 54.1 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए और फिल किए गए, जिनकी मार्केट वैल्यू थी $337 बिलियन। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज है, जैसे इंडिया में CDSCO, अमेरिका में FDA, UK में MHRA, यूरोप के बाकी जोन के लिए EMA, ऑस्ट्रेलिया के लिए TGA वगैरह वगैरह, बहुत सारी एजेंसीज है, ये सब डेवलप मार्केट कहे जाते हैं। ये ग्राफ बताता है कि 20th सेंचुरी में एंड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का टर्नओवर, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, कैसा ग्रोथ दिखा, और ख़ास करके R&D में इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियल था। और ये ग्राफ 2002 तक का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कितना सारा था। इसी को अगर एक्स्ट्रापोलेट करके आज का सिनेरियो देखा जाए तो तब का जो R&D इन्वेस्टमेंट था वो आज उभर कर बाहर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट, जो R&D इन्वेस्टमेंट था वो आज मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर बढ़ रहा है। तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, फार्मासिस्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही प्रॉस्पेक्टस है। अगर अभी से हम एडवांसमेंट की बात करें तो फार्मेसी फील्ड में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी ध्यान में आती है कि जिसके बारे में अच्छा खासा एडवांसमेंट हो रहा है या होने वाला है, जैसे फार्मेसी रोबोट्स, स्मार्ट पैकेजिंग, स्मार्ट पिल्स। रोबोटिक इंडस्ट्री अभी थोड़ी इन्फेंट स्टेज में है, अभी उसका ग्रोथ चल रहा है, जैसे ही वो और मैच्योर होगा फार्मेसी में भी उसका एडॉप्शन हो जाएगा। स्मार्ट पिल, स्मार्ट पैकेजिंग आज हम फ्यूचर के लिए बात कर सकते हैं। तो देखते हैं स्मार्ट पैकेजिंग क्या होते हैं। तो स्मार्ट पैकेजिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेंसर्स होते हैं, तो पेशेंट पैकेज में से दवाइयाँ लेता है कि नहीं वो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो जैसे दवाई आप निकालते हो, वो पैकेज के अंदर रखा हुआ सेंसर अपने आप डॉक्टर को या सिस्टम को बता देता है कि यस दवाई निकाली गई है। तो किस टाइम पे निकाली गई है, वो बराबर टाइम पे या बराबर फ्रीक्वेंसी से दवाई ली जा रही है कि नहीं, ये पता चल जाता है। लेकिन सिर्फ पैकेज से दवाई निकली यही पता चलता है, पेशेंट ने दवाई ली है कि नहीं ये डाउट रहता है। तो आगे बढ़ के नया रिसर्च हुआ स्मार्ट पिल। ये स्मार्ट पैकेज के साथ रहती है, यानी जब ये रिमूव की जाती है अपने पैकेज से तब पता चल जाता है यस इट इज़ रिमूव्ड, और पेशेंट ने उसे कब एडमिनिस्टर किया, बॉडी में कौन से हिस्से से वो कैसे ट्रैवल किया, कितना टाइम कहाँ पर रुका, पूरा अपडेट्स सिस्टम को वाईफाई के जरिए बताता रहता है। तो स्मार्ट पिल फ्यूचर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, यानी आप पेशेंट क्या कर रहा है डॉक्टर को अपने सिस्टम के जरिए पूरा पता रहेगा और पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली रहेगा, यानी आगे फार्मेसिस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि उड़ान भरने के लिए ये फील्ड बहुत रेडी है। दोस्तों, मेरे लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो लेके मैं आता रहूँगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को कृपया लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अपने दोस्तों से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आगे भी लोगों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।